जुलाई 1947 की एक शाम दिल्ली के वायसराय हाउस में एक अंग्रेज वकील अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने भारत का नक्शा फैला हुआ था और हाथ में एक पेंसिल थी। इस आदमी का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। वो भारत में पहली बार आया था और उसे इस देश के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे एक काम सौंपा गया था जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनने वाला था। इस एक पेंसिल से जो वो लाइन खींचने वाला था, उसे अंदाजा तक नहीं था कि इसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़ देंगे और लाखों लोग मारे जाएंगे। रैडक्लिफ एक सफल बैरिस्टर था जो लंदन में हाई कोर्ट में काम करता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भारत के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। न तो वो हिंदी जानता था, न उर्दू, न तो उसे पंजाब की संस्कृति की जानकारी थी, न बंगाल की। वो सिर्फ एक तकनीकी एक्सपर्ट था जिसे बॉर्डर्स बनाने का अनुभव था। अंग्रेज सरकार ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो निष्पक्ष था। उनका मानना था कि जो आदमी भारत को नहीं जानता वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन ये सोच कितनी गलत थी इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। रैडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया था भारत को 2 हिस्सों में बांटने के लिए। उसके पास न तो सही नक्शे थे, न ही सटीक जनगणना के आंकड़े। वो सिर्फ कागजों पर लिखे हुए आंकड़ों के आधार पर फैसले ले रहा था। जब उसने लाहौर के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर उद्योग धंधे हिंदू और सिखों के हैं। गुरदासपुर जैसे इलाकों के बारे में भी उसे अधूरी जानकारी मिली, लेकिन समय की कमी के कारण वो गहराई से कुछ नहीं सोच सकता था। इस पूरे प्रोसेस में सबसे दुखद बात यह थी कि रैडक्लिफ को फील्ड में जाकर एक्चुअल सिचुएशन देखने का भी समय नहीं मिला। वो सिर्फ दिल्ली के अपने ऑफिस में बैठकर डिसीजंस ले रहा था। उसके पास जो मैप्स थे वो कई साल पुराने थे, पॉपुलेशन के फिगर्स भी आउटडेटेड थे। कई जगह तो उसे पता ही नहीं था कि कौन सा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर भी उसे हर रोज़ सैकड़ों फैसले लेने पड़ते थे। एक गांव भारत में जाएगा या पाकिस्तान में, ये फैसला वो बिना वहाँ गए, बिना वहाँ के लोगों से मिले कर रहा था। दरअसल ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वी आर सैट atop of volcano and I can hear the rumbling. Our best option is to divide and quit at the earliest. माउंटबेटन को लग रहा था कि अगर वो जल्दी नहीं गए तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उन्होंने 15 अगस्त को आज़ादी की तारीख तय कर दी थी। माउंटबेटन का ये फैसला भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। ओरिजिनली अंग्रेज़ों ने जून 1948 तक का समय रखा था, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 10 महीने आगे बढ़ा दिया। उनका कहना था कि हर दिन की देरी से हज़ारों लोग मर रहे हैं। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से कम्युनल राइट्स बढ़ते जा रहे थे। बिहार, बंगाल, पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे थे। माउंटबेटन को लगता था कि अगर वो जल्दी पावर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो पूरा देश सिविल वॉर में फंस जाएगा। लेकिन इस जल्दबाजी की कीमत बहुत भारी पड़ी। 5 हफ्ते में एक पूरे सबकॉन्टिनेंट को बांटना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। रैडक्लिफ को न सिर्फ बाउंड्रीज बनानी थी बल्कि एसेट्स भी बांटनी थी। रेलवेज कैसे बांटी जाएं, पोस्ट ऑफिसेज कैसे बांटे जाएं, पुलिस फोर्स कैसे बांटी जाए, ये सब फैसले भी उसे करने थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की बुक्स भी बांटनी पड़ी। हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बुक्स भारत को दी गईं और इस्लामिक बुक्स पाकिस्तान को। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भारत को बांटना ही काफ़ी नहीं था। उस समय भारत में 565 रियासतें भी थीं। ये रियासतें न तो भारत का हिस्सा थीं और न ही पाकिस्तान का। इनके राजा महाराजाओं को फैसला करना था कि वो किस देश में शामिल होना चाहते हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। ये काम सरदार पटेल और वीपी मेनन को सौंपा गया था। पटेल ने कहा था कि 1000 परेशानियां बराबर, उसमें से 565 कम कर दो, घटा दो, और रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहब को हैंडल करने दो। इन रियासतों का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ रियासतें बहुत छोटी थीं, सिर्फ कुछ गांवों के बराबर। कुछ बहुत बड़ी थीं, जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर। कुछ में हिंदू रूलर्स थे और मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। कुछ में मुस्लिम रूलर्स थे और हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन। कुछ रियासतें ज्योग्राफिकली भारत के बीच में थीं, कुछ बॉर्डर पर। हर रियासत की अपनी अलग समस्या थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया। उन्होंने पहले छोटी रियासतों पर फोकस किया। उन्हें समझाया कि अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगी तो इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशंस जैसे मामलों में वो भारत पर डिपेंड करना ही पड़ेगा, तो फिर बेहतर है कि फॉर्मली भी ज्वाइन कर जाओ। ज़्यादातर छोटी रियासतों के रूलर्स को ये बात समझ में आ गई, लेकिन कुछ बड़ी रियासतों के रूलर्स को लगता था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उन्हें लगता था कि अंग्रेज चले जाने के बाद वो अपना अलग कंट्री बना सकते हैं। ट्रावनकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने तो खुलेआम कहा था कि ट्रावनकोर इंडिपेंडेंट रहेगा।
जब रैडक्लिफ अपना काम कर रहा था तब तक पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे थे। पंजाब में 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान की तरफ थे और 50 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत की तरफ। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। ट्रेनों में, बसों में, पैदल चलकर लाखों लोग सरहद पार करने लगे, लेकिन रास्ते में उन पर हमले होने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो ट्रेन एक स्टेशन से जिंदा लोगों से भरकर निकली थी, वो दूसरे स्टेशन पर लाशों से भरी हुई पहुंची। इन घोस्ट ट्रेन्स की कहानियां सुनने में जितनी डरावनी लगती हैं, रियलिटी उससे भी ज्यादा भयानक थी। अमृतसर से जो ट्रेन लाहौर के लिए निकलती थी, वो कई बार एम्प्टी वापस आती थी। सिर्फ ब्लड स्टेन्स और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स बचे रहते थे। पैसेंजर्स कहाँ गए ये पता ही नहीं चलता था। कभी कभी तो ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड भी मार दिए जाते थे। फिर ट्रेन बिना ड्राइवर के किसी जंक्शन पर रुक जाती थी। इन घोस्ट ट्रेन्स के साथ कभी कभी चिट्ठियां भी आती थीं, जिनमें लिखा होता था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। ये संदेश दिखाते थे कि लोगों में कितना गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। पंजाब बाउंड्री फोर्स के 55,000 सैनिक भी इस हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे और लाखों लोग बेघर हो रहे थे। मिरेकल ऑफ कैलकाटा की खबर जब पूरे देश में फैली तो लोगों को विश्वास हो गया कि अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है। पंजाब में भी कुछ जगह लोगों ने वायलेंस रोकने की कोशिश की, लेकिन पंजाब में सिचुएशन इतनी बैड हो चुकी थी कि एक दो जगह की पीस पूरे प्रांत को अफेक्ट नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ सरदार पटेल और वीपी मेनन रियासतों को भारत में मिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत चतुर रणनीति अपनाई। नेहरू ने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव दिया। माउंटबेटन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि आई विल बी द गवर्नर जनरल एंड द प्राइम मिनिस्टर विल डू एज आई से। लेकिन नेहरू और पटेल का असली मकसद कुछ और था। वो जानते थे कि महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे, ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं। माउंटबेटन की अपॉइंटमेंट एक मास्टर स्ट्रोक थी। प्रिंसेस को लगता था कि अगर माउंटबेटन गवर्नर जनरल है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। उन्हें लगता था कि माउंटबेटन उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, क्योंकि वो भी रॉयल फैमिली से था। लेकिन रियलिटी ये थी कि माउंटबेटन भी चाहता था कि प्रिंसेस भारत में मर्ज हो जाएं। उसे पता था कि अगर ये प्रिंसेस इंडिपेंडेंट रहे तो सब कॉन्टिनेंट में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। माउंटबेटन की मदद से ज्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन कुछ रियासतों में समस्या थी। जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब था, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन भारत सरकार ने इसे नहीं माना और सैन्य कार्रवाई के बाद जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में लोगों ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। जूनागढ़ का केस बहुत इंटरेस्टिंग था। ज्योग्राफिकली ये गुजरात के बीच में था और 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ था। सिर्फ एक तरफ समंदर था। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल था कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ रहे। लेकिन नवाब मोहब्बत खान को जिन्ना ने कन्विंस कर दिया था कि पाकिस्तान ज्वाइन करो। नवाब का दीवान शाहनवाज भुट्टो था, जो बाद में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो का फादर था। जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान ज्वाइन करने की घोषणा की तो लोकल पॉपुलेशन ने रिवोल्ट कर दिया। आर्य समाज और कांग्रेस के वर्कर्स ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। नवाब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अपनी बेगम्स और कुत्तों के साथ कराची भाग गया। हाँ, आपने सही सुना, वो अपने कुत्तों को भी साथ ले गया था। उसके पास 300 से ज्यादा कुत्ते थे और हर कुत्ते का अपना सर्वेंट था। सबसे बड़ी समस्या कश्मीर की थी। यहाँ हिंदू महाराजा हरि सिंह थे, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। महाराजा चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद रहे। वो न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की मदद से पठान कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये कबायली लोग बारामूला तक पहुंच गए और वहां लूटपाट करने लगे। कश्मीर की सिचुएशन बहुत डेलिकेट थी। महाराजा हरि सिंह एक वीक रूलर था। उसे पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ नहीं थी। उसका प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक था, जो बहुत एम्बिशियस था। काक चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे और वो खुद पावर में रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। कश्मीर इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। उसकी सारी ट्रेड रूट्स भारत से होकर जाती थीं। जब ट्राइबल इन्वेजन शुरू हुआ तो महाराजा को पता चला कि उसकी स्टेट फोर्सेज इन रेडर्स को रोक नहीं सकती। ये रेडर्स प्रोफेशनल फाइटर्स नहीं थे, लेकिन वो वेल आर्म्ड थे और उनके पास पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। वो मुजफ्फराबाद कैप्चर करके बारामूला की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो श्रीनगर पहुंच जाते तो पूरा कश्मीर उनके कंट्रोल में आ जाता। महाराजा हरि सिंह घबरा गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने कहा कि पहले आप कश्मीर को भारत में मिलाने के कागजात पर साइन करिए, तब हम मदद करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। उसी दिन भारतीय सेना के जवान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना महाराजा के लिए बहुत पेनफुल था। वो सेंचुरीज से इंडिपेंडेंट रूलर था और अब उसे किसी और के अंडर आना पड़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था। अगर वो साइन नहीं करता तो रेडर श्रीनगर पहुंच जाते और फिर उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती।
दिलचस्प बात यह है कि अगर पठान कबायली बारामूला में लूटपाट में समय ना गवाते तो वो श्रीनगर पहुंच जाते और भारतीय सेना के पहुंचने से पहले ही कश्मीर पर कब्जा कर लेते, लेकिन उनकी लालच ने उन्हें रोक दिया और भारत को कश्मीर बचाने का मौका मिल गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग शुरू हुई जो 1948 तक चली। बारामूला में जो हुआ वो बहुत ट्रैजिक था। रेडर्स ने वहां के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर अटैक किया। कर्नल दीवान रंजीत रॉय जो 1st सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, वो बारामूला डिफेंड करते हुए मारे गए। वो इंडो पाक वॉर के पहले कैजुअल्टी थे। रेडर्स ने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने यूरोपियन नन्स को भी मारा। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की इमेज खराब हुई। इस जंग के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा पाकिस्तान के पास। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। आज भी ये लाइन कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये फैमिलीज को डिवाइड करती है। कई फैमिलीज के कुछ मेंबर्स एक तरफ रह गए, कुछ दूसरी तरफ। डेकेड से वो एक दूसरे से नहीं मिल सके हैं। ये लाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। कश्मीर वैली का ट्रेडिशनल ट्रेड रूट गिलगित बाल्तिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया जाता था, अब वो रूट कट ऑफ है। जब ये सब हो रहा था तब भी रैडक्लिफ अपना काम पूरा कर रहा था। उसने न सिर्फ जमीन बांटी बल्कि सरकारी संपत्ति, सेना, पुलिस, रेलवे, डाकतार विभाग सब कुछ बांटा। यहां तक कि लाइब्रेरी की किताबें भी बांटी गईं। हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें भारत को मिली और इस्लाम से जुड़ी किताबें पाकिस्तान को। एसेट्स की डिवीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। रेलवेज को कैसे डिवाइड करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ रेलवे लाइंस इंडिया में स्टार्ट होकर पाकिस्तान में एंड होती थीं। कुछ स्टेशंस इंडिया में थे लेकिन उनके वर्कशॉप्स पाकिस्तान में। रोलिंग स्टॉक कैसे डिवाइड करें, यह भी प्रॉब्लम था। लोकोमोटिव्स, कोचेज, वैगन्स सब काउंट करके डिवाइड करने पड़े। मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन और भी सेंसिटिव थी। रेजिमेंट्स को डिवाइड करना पड़ा। कुछ रेजिमेंट्स में हिंदू सिख सोल्जर्स ज़्यादा थे, कुछ में मुस्लिम सोल्जर्स ज़्यादा। ऑफिसर्स को भी चूज करना पड़ा कि वो इंडिया जाना चाहते हैं या पाकिस्तान। कई ऑफिसर्स के लिए ये बहुत इमोशनल डिसीजन था। वो सेम अकेडमी में ट्रेन हुए थे, सेम मेस में खाना खाते थे, अब अलग हो रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी खुशी के साथ साथ बहुत दुख भी लेकर आई थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, परिवार बिछड़ गए, दोस्त दुश्मन बन गए। जो लोग सदियों से साथ रहते आए थे वो एक दिन में अजनबी बन गए थे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस भी मिक्स्ड इमोशंस के साथ हुए। दिल्ली में रेड फोर्ट पे नेहरू ने ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का फेमस स्पीच दिया, लेकिन पंजाब में अभी भी ट्रेन्स में लाशें आ रही थीं। कैलकाता में गांधी जी अकेले बैठे थे, इंडिपेंडेंस डे नहीं मना रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक कम्युनल हार्मनी रिस्टोर नहीं होती तब तक कैसी इंडिपेंडेंस। लेकिन इसी दुख के बीच एक चमत्कार भी हुआ। 565 रियासतों में से ज़्यादातर ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। सरदार पटेल और वीपी मेनन की मेहनत रंग लाई। कुछ रियासतों को फोर्स करना पड़ा, कुछ को समझाना पड़ा, लेकिन अंत में भारत का नक्शा तैयार हो गया। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत को भी बाद में ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत में मिलाया गया। हैदराबाद की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। निज़ाम ओस्मान अली खान दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उसके पास डायमंड्स की खान थी, गोल्ड की खान थी, लेकिन वो चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे। उसे पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था। निज़ाम के पास अपनी आर्मी भी थी जिसे हैदराबाद स्टेट फोर्सेस कहते थे। इसके अलावा रज़ाकार्स नाम का एक मिलिशिया ग्रुप भी था जो उस्मान अली खान को सपोर्ट करता था। ये रज़ाकार्स लोकल हिंदू पॉपुलेशन को टेरराइज करते थे। वो चाहते थे कि हिंदूज हैदराबाद छोड़कर चले जाएं। भारत सरकार ने कई बार निज़ाम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा। सिर्फ 4 दिन में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को कैप्चर कर लिया। निज़ाम के पास कोई चॉइस नहीं बची और उसने सरेंडर कर दिया। फ्रांसीसी और पुर्तगाली कॉलोनीज भी धीरे धीरे भारत में मिल गई। पौंडीचेरी 1954 में मिला और गोवा 1961 में। इस तरह आज का भारत का नक्शा तैयार हुआ। पौंडीचेरी की लिबरेशन पीसफुल तरीके से हुई। फ्रेंच गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया था कि कॉलोनियल एरा खत्म हो गया है। नेहरू और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के बीच नेगोशिएशंस हुई और फ्रांस ने अपनी इंडियन टेरिटरीज इंडिया को ट्रांसफर कर दी। लेकिन गोवा के साथ ऐसा नहीं हुआ। पोर्चुगीज डिक्टेटर सालाजार कहता था कि गोवा पुर्तगाल का इंटीग्रल पार्ट है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, लेकिन पुर्तगाल नहीं माना। आखिर में 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी ने पार्टिसिपेट किया और गोवा को लिबरेट किया।
जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो दो बातें साफ होती हैं। पहली बात यह कि बंटवारा एक त्रासदी था, एक ऐसी त्रासदी जिसके घाव आज भी भरे नहीं हैं। दूसरी बात यह कि रियासतों का एकीकरण एक चमत्कार था। अगर ये ना हुआ होता तो आज भारत सैकड़ों छोटे छोटे देशों में बटा हुआ होता। पार्टीशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आज भी दिखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 वॉर्स हुई हैं। कश्मीर इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। डिफेंस पर भारी खर्च करना पड़ता है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स जनरेशन्स तक चलीं। कई फैमिलीज आज भी अपने एंसेस्ट्रल होम्स को याद करती हैं। लेकिन इंटीग्रेशन की सक्सेस भी रिमार्केबल है। अगर पटेल और मेनन ने ये काम नहीं किया होता तो आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज होते। ट्रेड, डिफेंस, डेवलपमेंट सब डिफिकल्ट हो जाता। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता। डेमोक्रेसी भी इतनी सक्सेसफुली स्टैब्लिश नहीं हो पाती। सर सिरिल रैडक्लिफ ने अपना काम पूरा करके भारत छोड़ दिया। वो कभी वापस नहीं आया। उसने कभी अपनी फीस भी नहीं ली। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या किया है, लेकिन इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रैडक्लिफ लाइन आज भी भारत और पाकिस्तान को बांटती है। रैडक्लिफ की पर्सनल ट्रेजेडी भी कम नहीं थी। वो एक डिसेंट मैन था जिसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया गया था। उसे पता था कि जो भी डिसीजन वो लेगा उससे लाखों लोग अफेक्टेड होंगे। उसे हेट मेल्स आते थे, डेथ थ्रेट्स मिलते थे। वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो गया था। पार्टीशन के बाद वो लंदन वापस चला गया और फिर कभी इंडिया के बारे में पब्लिकली नहीं बोला। आज जब हम अपने देश को देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये एकता कितनी मुश्किल से मिली है, कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। बंटवारे की त्रासदी और एकीकरण के चमत्कार दोनों ने मिलकर आज के भारत को बनाया। मॉडर्न इंडिया की डाइवर्सिटी भी इसी हिस्ट्री का रिजल्ट है। हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, लेकिन सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पार्टीशन और इंटीग्रेशन के एक्सपीरियंस से ही आया है। हमने सीखा है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्या वो बंटवारा ज़रूरी था? क्या कोई और रास्ता नहीं था जिससे लाखों लोगों की जान बच जाती और करोड़ों लोगों को अपना घर न छोड़ना पड़ता? क्या अगर उस समय के नेताओं ने थोड़ा और धैर्य दिखाया होता, थोड़ा और समझदारी से काम लिया होता, तो क्या इतिहास कुछ और होता?